नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदरुम रांची से आप लोगों को सादर अभिवादन। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी में आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इसी क्रम में हम लोग आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन वीडियो और ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इस महामारी का संघर्ष करते हुए अपना लर्निंग जारी रखे हुए हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी क्रम में मैं कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास यूनिट 4 में बुद्धि के अंतर्गत माने बुद्धि का वितरण किन किन रूपों में किया गया है उसको लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिभाशाली बालक की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आज मैंने उसी क्रम में अगली टॉपिक लेकर बुद्धि के वितरण में अगली टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। वह है पिछड़े बालक। बुद्धि के वितरण में एक प्रकार के पिछड़े बालक भी होते हैं। ये भी टिप्पणियाँ पूछी जा सकती हैं इसकी कि वास्तव में पिछड़े बालक कौन है। उसको हम अगर पिछड़े बालकों के अर्थ की बातें हम करेंगे तो वास्तव में विशिष्ट बालकों में एक श्रेणी पिछड़े बालकों की भी होती है और इनको स्पष्ट ये पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनमें क्या अभिप्राय है, इसको जानने के लिए निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की हैं कि वास्तव में पिछड़े बालक कौन हो सकते हैं। उसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम बर्ट महोदय ने बर्ट के अनुसार हम बात करेंगे। बर्ट महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में, कितनी अच्छी बातें कहा, स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। बट ने कितनी अच्छी बातें कहा। वह स्कूल में अपने जीवन काल में जिस कक्षा में पढ़ रहा हो उस कक्षा के नीचे का प्रश्न वो हल नहीं कर पा रहा हो, वह हल करने में असमर्थ होता हो, ऐसे बालक पिछले बालकों की श्रेणी में आते हैं। वर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा। ये आपका क्लियर हो गया। परिभाषा नोट भी कर सकते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। एक मनोवैज्ञानिक और परिभाषाएं दिया, उनका नाम है सौनल।
सौनल के अनुसार अगर हम बात करते हैं पिछड़े बालकों की, तो उसने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा हुआ वह बालक है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता हो। उसने कहा अपनी आयु के पिछड़ा हुआ बालक वह है। सौनल ने कहा कि अपनी आयु, सेम आयु के बालक है, वह बालक अन्य बालकों की तुलना में शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता हो। अगर उसे हम कोई चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहे हैं और उसको नहीं बता पा रहा है, उसका परिचय देता है, तो ऐसे बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में वर्टनल हॉल, एक मनोवैज्ञानिक है, वर्टनल हॉल के शब्दों में उसने पिछड़े बालकों की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर समानतः हम बात करते हैं तो समानतः पिछड़पनों का प्रयोग उन बालकों के लिए नहीं होता है। स्पष्ट कहा कि पिछड़पन का प्रयोग उन बालकों के लिए नहीं होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। ये पिछड़े बालक नहीं हो सकते। जो स्वाभाविक स्तर उसका होता है, जो शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम न हो या कम हो, ये बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप सुने भी होंगे, जिनका नाम है T.K.N. मेनन। T.K.N. नोट भी कर सकते हैं, T.K.A. मेनन। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की बात कहा कि भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से, जो कक्षा में औसत आयु है, औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो, ये पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे बालक की उम्र 12 से 13 साल है, उसको 8 में होना चाहिए, 8 कक्षा में होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वह उसी औसत बालकों के साथ है जो 6 में पढ़ रहे हों, तो ऐसे बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसी बात मैंने कहा कि बालक की उम्र 8 में पढ़ने योग्य है, तो 8 में रहता तो पिछले बालकों की श्रेणी में नहीं रहता। लेकिन 8 में पढ़ने योग्य उम्र है, आयु है, लेकिन पढ़ किस में रहा है? 6 क्लास में। तो ऐसे बालक पिछले बालकों की श्रेणी में। आपको जहाँ तक उम्मीद है पिछले बालकों की परिभाषाएं जो हमने दिए हैं, ये चारों मनोवैज्ञानिकों को आपको समझ में आ गया होगा। हम निष्कर्ष के रूप में कर सकते हैं कि पिछड़े बालकों की जो शैक्षणिक उपलब्धि है या शिक्षा अंक के आधार पर भी परिभाषित किया गया है, शिक्षा अंक के आधार पर परिभाषित किया गया पिछड़े बालकों। वर्ट महोदय ने कहा भी है कि ऐसी बालक जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा अंक होता है, वे पिछड़े बालक कहे जाते हैं। 85 से कम जैसा शैक्षिक उपलब्धि है वह पिछड़े बालक है। शैक्षिक लब्धि का अर्थ होता है, शैक्षिक लब्धि कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे बुद्धि लब्धि निकलने का सूत्र है,
उसी तरह शैक्षिक लब्धि निकालने के भी सूत्र हैं और उसके अर्थ भी हैं। विद्यार्थी का स्कूलीय विषय में का ज्ञान, शैक्षिक लब्धि निकालने के लिए हम उदाहरण दे सकते हैं कि विद्यार्थी का स्कूलीय विषय का ज्ञान उनकी आयु स्तर के अनुसार है या नहीं। क्लियर हो गया शैक्षिक लब्धि कि स्कूल में पढ़ने योग्य उसकी आयु है कि नहीं। और शैक्षिक लब्धि को जानने का सूत्र भी है, वो हम कह सकते हैं जैसे EQ माने शैक्षिक लब्धि, EA इसको कह सकते हैं कि शैक्षणिक आयु। तो क्या हुआ, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षणिक आयु बटे वास्तविक आय, जिसे कहते हैं क्रमानुसार आय। उसका वास्तविक आय क्या है, तो वास्तविक आय 14 साल है मान लीजिए, तो है ना, और नीचे की कक्षा में है तो पिछड़े बालक है, तो इसलिए शैक्षणिक लब्धि बराबर शैक्षणिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। जब इसको हल कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जितना आएगा शैक्षिक लब्धि वह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में है। 85 से अगर नीचे है तो 85 तक है तो पिछड़े बालक की श्रेणी। इसको मैंने सूत्र द्वारा बता भी देंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे शैक्षिक लब्धि या शिक्षा है, दोनों कर सकते हैं कि शिक्षा लब्धि या शिक्षा अंक। जैसे शिक्षा अंक माने होता है कि EQ मालूम करने का जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण इस प्रकार भी दे रहे हैं कि मान लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, बहुत सरल धीरे धीरे बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक बालक की क्रमानुसार मैंने पहले बताया कि वास्तविक आय, मान लीजिए एक बालक का वास्तविक आय 10 वर्ष है। कितना बोले, वास्तविक आय 10 वर्ष। तो आपको वास्तविक आय मिल गई, वास्तविक आय नोट कर लीजिए 10 वर्ष। और उसकी गणित में जो मानसिक आयु, गणित में जो उसका मानसिक, जैसे शैक्षिक लब्धि की बातें होती है तो 2 विषय का मध्यमान निकाल लिया जाता है कि दोनों विषय में इसका क्या ज्ञान है। और गणित में जो उसकी आयु, मानसिक गणितीय आयु मतलब 8 वर्ष, 10 वर्ष का बालक है लेकिन वह कक्षा 8 का सवाल हल कर पा रहा है। उसका मानसिक आयु जो है गणित में 8 वर्ष के बालक के समान है। जितना 8 वर्ष का बालक जानेगा उतना वह जान रहा है 10 वर्ष की उम्र में। तो वास्तविक आय 10 वर्ष और उसका गणितीय मानसिक आयु जो है उसका 8 वर्ष। तो या अन्य पढ़ाई में 6 वर्ष के समान है। अन्य पढ़ाई में ले सकते, गणित में मानसिक आय ले सकते हैं, और अन्य हिंदी गणित इत्यादि में अन्य पढ़ाइयों में इसका 6 वर्ष के बालकों के समान है। बताइए 10 वर्ष का बालक 6 साल के बच्चों इतना जान रहा है, 8 साल के बच्चों इतना जान रहा है, तो आपको 2 मिल गया। गणित में 8 वर्ष के बच्चों जैसा सवाल हल कर पा रहा है और अन्य पढ़ाई में 6 वर्ष के बालकों जैसा काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो मध्यमान औसत निकालेंगे, जैसे होता है ना कि मानसिक आयु की औसत क्या होगा, तो औसत कैसे, मतलब 8 + 6 बटे 2 कर दीजिए तो औसत कितना आ जाएगा 7 बराबर 7। तो कितना आपको मिला है शैक्षणिक आयु 7 वर्ष। यही नहीं मिला, शैक्षणिक लब्धि बराबर शैक्षणिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो शैक्षणिक आयु आपको 7 वर्ष मिला औसत निकालने के बाद। तो क्या हो जाएगा, शैक्षणिक लब्धि बराबर शैक्षणिक आयु 7 वर्ष और मानसिक आयु जिसे कहते हैं वास्तविक आयु क्रमानुसार। वास्तविक आयु कितना हुआ 10 वर्ष और गुणे 100। जब इसको हल कर देंगे तो आपको कितना आएगा, डिफाइन 70। आपका शैक्षिक अंक, शिक्षा अंक और शैक्षिक लब्धि आपका 70 आया।
क्लियर है ना? 70 आया तो बालक को किस श्रेणी में आएगा वह बालक? राइट, पिछड़ी बालकों की श्रेणी में आएगा। क्योंकि मैंने 85 रखा है कि 85 तक शिक्षा अंक में जिसका है शैक्षिक उपलब्धि है वह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप बहुत क्लियर समझ गए होंगे वास्तव में पिछड़े बालक को कैसे हम जान सकेंगे कि यह बालक पिछड़ा बालक है। फिर अतः उस बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि होगी वह 70 हुई, अतः यह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। संक्षेप में बालक ऐसा देखते हैं, संक्षेप में बालक शहरी की अपेक्षा ग्रामीणों में अधिक पिछड़े पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरी की अपेक्षा ग्रामीणों में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण बालक ग्रामीणों की बालक अधिक पिछड़ी श्रेणियों में आते हैं। और जब यही इसका उत्तरदायी कारण भी होगा, क्योंकि जैसे कम बुद्धि लब्धि वाले बालक पाला हो सकता है। क्या कारण है? आप कहते हैं ना क्या कारण होता है? क्योंकि वह सामाजिक जागरूकता के कारण ही ऐसा होता है। तो शहरी बालक कम बुद्धि लब्धि नहीं देखने को मिलती है, ग्रामीणों में अधिक कम बुद्धि लब्धि और वातावरण का प्रभाव, शारीरिक दोष और स्कूल से भागना, इसके लिए यही उत्तरदायी कारण होते हैं। शहरों में शिक्षा का जो साधन अधिक होने के कारण, सामाजिक जागरूकता के कारण ही ऐसा होता है, अधिक होती है शिक्षा का कारण शहरों में, इसलिए ये चीज़ें विकसित नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को संक्षेप में परिभाषित करते हुए कहा कि अगर कभी भी शारीरिक दोष बालकों को अगर प्रभावित कर रहा है, उसके कारण भी वह पिछड़े बालक हो सकता है। और वातावरण का प्रभाव सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए शहरी वातावरण और ग्रामीण वातावरण का तुलना किया गया है। शहर में रहने वाले बच्चे और एक अच्छे वातावरण में रहने वाला बच्चा जो शहर में है और ग्रामीण में एक गंदे और नदियों के किनारे निवास करने वाले बालक, क्योंकि अगर हम बुद्धि और शारीरिक और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बातें करते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर आता है। इसलिए कि शहर में एक अच्छा वातावरण माता पिता द्वारा संतानों को दिया जाता है, उससे बालक का जो शैक्षिक उपलब्धि विकसित होती है वह उच्च कोटि की होती है। और ठीक वही कारण है, अगर ग्रामीण में नदी के किनारे निवास करने वाले, झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले बालक का अगर हम शैक्षिक उपलब्धि देखें तो अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए वातावरण का प्रभाव ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। और स्कूल से भागना, अगर दिन प्रतिदिन आप घर से स्कूल आ रहे हैं लेकिन 20 रास्ते से आप भाग जा रहे हैं, तो ये भी एक पिछड़ापन का कारण है। इसीलिए स्कूल प्रतिदिन जाइए, जितना शिक्षक बता रहे हैं उसको आप ग्रहण करिए, आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती। ग्रहण करिए, कभी दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये भी एक पिछड़पन का कारण हो सकता है, स्कूल से भागना। और क्योंकि कारण जानने के बिना इसके लिए शिक्षा का विशेष उपाय करना कठिन होगा, इसलिए हर बालक का पहले आप कारण जानिए और कारण जानते हुए तब उसका आप निष्पादन कर सकते हैं। कभी भी पिछड़े बालकों की श्रेणियाँ इसी क्षेत्र से अक्सर आती हैं। इसी क्रम में हमको अनुमान है कि आप पिछड़े बालक क्या हैं, उसको कैसे उसकी शैक्षिक उपलब्धि मापा जाएगा, आपको पूर्ण रूप से यह
समझ में आ गया है, मुझे आशा और विश्वास। उसी क्रम में मैंने ये चीज कि वास्तव में पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या हैं, पिछड़े बालकों की विशेषताएं। मैंने पहले तो इनकी निम्नलिखित विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट करके मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहेंगे तो उसको आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। एक इनकी फर्स्ट विशेषता यही है कि पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं। फर्स्ट विशेषता, पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं। ये बालक तीव्र गति से नहीं सीख पाते, इनकी सीखने की गति जो मंद है। अगर उनकी तुलना में सामान्य बालकों का जो अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है, कभी भी पिछड़े बालकों की तुलना सामान्य बालकों से की गई है, और प्रतिभाशाली बालकों की तुलना भी सामान्य बालकों से की गई है। इसलिए किसी भी की तुलना सामान्य बालकों से ही की जाती है। तो सामान्य बालक उससे हर क्षेत्र में शीघ्रता से सीखते भी हैं, और उसमें सीखने की गति भी तीव्र और शीघ्र होता है। और इस दोष के कारण बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। जब वह बालक मंद गति से सीखेगा तो सामान्य बालकों के साथ इसी दोष के कारण वह समायोजन नहीं कर पाता। उनके साथ कार्य करने में पिछड़े बालक अपने को असुविधा महसूस करते हैं, इसलिए वह सामान्य बालकों के साथ कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। कितनी अच्छी विशेषता उन्होंने फर्स्ट रखी। दूसरी विशेषता की बातें हैं। दूसरी बात है कि अपनी उम्र के वर्ग के बच्चों की तुलना में, ये दूसरी विशेषता है कि वह अपनी वर्ग के आयु के बच्चों की तुलना में किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में बालक काफी पिछड़े हुए होते हैं। बालकों की आयु सेम समान हो, लेकिन वह शिक्षा के क्षेत्र में अपने आयु स्तर के बालकों के जैसा कार्य नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वह उस क्षेत्र में भी पिछड़ा रहता है। उसकी विशेषता है। हाँ, यही कारण है कि ऐसे बालक एक ही कक्षा में कई बार या कई साल लगा देते हैं। पिछड़ा हुआ बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष लगा देते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, ज्ञान बोध नहीं हो पाता है, इसीलिए वह उसी कक्षा में कई वर्ष लगा देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस दोष का प्रभाव विहीन कहा जाता है, और कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में दोष को प्रभाव विहीन कहा गया है कि यह दोष है, यह प्रभाव विहीन है। इस प्रभाव विहीनता के पिछड़पन के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए दूसरी विशेषताओं के अंतर्गत इसको रखा। नेक्स्ट विशेषताएं हो सकती हैं कि पिछड़पन और बुद्धि में, स्पष्ट कहा, पिछड़पन और बुद्धि लब्धि में संबंध होना आवश्यक नहीं है। कहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि पिछड़पन बालक और बुद्धि लब्धि में संबंध स्थापित करना आवश्यक है। नहीं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि पिछड़ी हुई बालकों के जो अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहीं भी बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, या नहीं होता भी नहीं है। पिछड़े हुए बालकों को बुद्धि लब्धि का प्रयोग ही नहीं होता है, शैक्षिक लब्धि का प्रयोग होता है। इसलिए इसका संबंध होना आवश्यक नहीं है बुद्धि लब्धि से। और
केवल शैक्षिक लब्धि की बात कही गई है और शैक्षिक लब्धि का, इनके लिए शैक्षिक लब्धि का ही प्रयोग होता है। और पिछड़पन में बुद्धि लब्धि का कोई स्तर निश्चित नहीं होता कि बालक पिछड़ा है तो बुद्धि लब्धि के कारण पिछड़ा, कोई स्तर निश्चित नहीं होता, सिर्फ शैक्षिक लब्धि का। और शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र भी आपको मैंने बता चुका, जिसके आधार पर पिछड़े बालकों का वर्गीकरण किया जा सके। बुद्धि लब्धि के आधार पर कभी नहीं, शैक्षिक लब्धि के आधार पर ही पिछड़े बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात हम करेंगे। पिछड़ी हुई बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसकी योग्यताओं को देखते हुए, शैक्षिक उपलब्धि की योग्यताओं को देखते हुए 70% शैक्षिक उपलब्धि है तो उसकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होता है, बहुत कम प्रतीत होता है जितना कुछ वह प्राप्त नहीं कर सकने की क्षमता, प्राप्त करने की क्षमता रखता होता है कि यह कम चीज़ें प्राप्त करने की उसमें क्षमता, जितना कुछ वह प्राप्त करने की क्षमता होती है उतना वह प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी बात भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है। ये शैक्षिक लब्धि उसकी विशेषताएं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर पिछड़ा हुआ बालक पूर्णतया असफल रहता है, कोई बालक अगर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तो वह बालक असफल रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, नोट करते जाइए आप लोग। कभी भी किसी वीडियो को सुनिए या देखिए या ऑनलाइन पढ़िए तो उस पॉइंट को जरूर नोट करते रहेंगे तो आपको याद करने में सुविधाजनक रहेगा। पिछड़े बालक केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी आयु वर्ग के बालकों से निम्न कोटि के नहीं होते हैं। ने कहा कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही अपने आयु स्तर के बालकों से वह निम्न कोटि के नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे बालक अपनी आयु वर्ग के बालकों से कम आयु के बालकों के साथ ही, स्पष्ट कहा कि अपनी आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों के साथ भी कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। कितनी अच्छी बातें उनकी कहा वैज्ञानिकों ने कि सिर्फ अपने आय के समान स्तर के बालकों में नहीं, वह अपने से नीचे के आयु स्तर के बालकों का भी उनके साथ भी संयोजन करने में असमर्थ रहते हैं और वह कठिनाई महसूस करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए वह स्वयं को कठिनाई महसूस करते हैं। एक विशेषता ये भी है। अगली विशेषता, इन बालकों की IQ मतलब शैक्षिक लब्धि 70 से 90 के बीच में होती है, इसीलिए मैंने 85 रखा। तो 70 से 90 के बीच में जिसकी शैक्षिक लब्धि हो वह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। नोट कर लीजिएगा, 70 से 90 शैक्षिक लब्धि। अगली विशेषताएं, ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी होती है। अगर इन बालकों की संख्या अधिक है तो शिक्षक को एक विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनके पिछड़पन को दूर किया जा सके, वह एक अच्छे बालक के रूप में उभर कर इस समाज में सर्वोपरि देन दे सके। और एक विशेषता और है कि जब मैंने पिछड़पन की बातें करती हैं तो आप कहते हैं सर ये कमी है। कमी नहीं, उस स्तर पर बालकों की ये विशेषताएं हैं कि ये चीज़ें उनमें हैं तो उनकी विशेषताओं को हम देखते हैं। अगली विशेषता होती है कि इन बालकों का ध्यान एवं रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है। वह किसी कार्य को कर रहा है
तो उसका ध्यान और रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है, इसके बाद वह ध्यान हट जाता है, क्योंकि वह किसी कार्य को करने से पहले अपने आप के आत्मनियंत्रण को खो जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं। इसीलिए उनकी दृष्टि उस पर थोड़ी समय तक ही बनी रहती है, फिर वह विलीन हो जाती है। ये विशेषता है। अगली विशेषता, ये बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को कायम नहीं रख सकते हैं। ये बालक जो एकाग्रता होता है ना, आपके अंदर एकाग्रता की भावना को, वह अधिक समय तक कायम नहीं रख पाते हैं। एकाग्रता को समझने का एकाग्रता मकसद करिए, तो वह चीज़ें उस बालक में नहीं देखने को मिलती है और वह एकाग्रता को विकसित नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर वह कायम नहीं रख पाते हैं, इसलिए वह पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। अगली विशेषता, ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं मानते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में उसको भाग लेने के लिए कहा जाता है, तो अपने शैक्षणिक पिछड़पन के कारण यह समझता है कि उस युग में नहीं हूँ, और वह अपने आप को समर्थ नहीं समझता है, समर्थवान नहीं समझता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। कर सकता है बालक, लेकिन अपने आप को समर्थ नहीं समझता है। ये भी एक उनकी विशेषताएं हैं। अगली विशेषताएं, किसी भी समस्या में उलझकर रह जाते हैं। देखिए, इन बालकों की विशेषताएं, वह किसी भी अगर समस्या एक दे दीजिए हल करने के लिए, तो समस्या को हल नहीं करते हैं। वह किसी भी समस्या में उलझकर रह जाते हैं और उस समस्या में उलझ करके पूरा समय बेकार और नष्ट करते हैं। उसमें आत्मविश्वास ही नहीं रहता कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, और एक समस्या उसके सामने रखी जाती है तो वह उसी समस्या में उलझकर रह जाते हैं। पिछड़े वाले की ये भी एक विशेषता। अगली विशेषता, वह किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप में विचार नहीं कर, स्पष्ट कर कि वह किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप में विचार नहीं कर सकते। जब किसी समस्या पर आप विचार ही नहीं कर सकेंगे तो वो समस्या को हल कैसे कर सकते? किसी भी समस्या पर वह सूक्ष्म रूप से विचार नहीं करते हैं। ये भी एक उनकी विशेषताएं हो सकती हैं, ये भी एक विशेषताएं होती हैं। अगर कभी भी अगली विशेषताएं और उसमें हम जोड़ सकते हैं, ये बालक स्वतंत्र रूप से, स्पष्ट कहा कि बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा समझते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए, जो कार्य दिया गया मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, मैं उस कार्य को स्वतंत्र रूप से वह करना पसंद करता है और वो कार्य को करता भी है। तो पिछड़े बालक की ये भी एक विशेषता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में विश्वास रखता है कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करता हूँ और कार्य करने में उसे अच्छा समझते हैं कि स्वतंत्र रूप से कार्य करना ही अच्छा है। ये भी बालक की विशेषता है। अगला, वह बालक निर्देशों का खुशी से पालन करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे बालकों से जो पिछड़े हुए बालक हैं, अगर टीचर चाहे बहुत अच्छा स्टूडेंट भी हो तो वो उसको कोई कार्य करने के लिए आप कहिए तो आपके निर्देशों का वह स्वेच्छा से पालन करता है और पालन करने के लिए वह तत्पर भी रहता है और करता भी। शिक्षक कहे तुरंत करने के लिए वह तैयार रहता है। ऐसे बालक, पिछड़े बालक, इस पर अधिक विश्वास करते हैं, निर्देशों का पालन करने में अधिक विश्वास रखते हैं। एक विशेषता और है, तमाम विशेषताएं हैं, सब नोट करते चलिए, सारी विशेषताएं हैं। आपकी विशेषताएं सुनेगी तो 25 से 30 मिल सकती हैं पिछड़े बालक की। एक विशेषता है, इनमें साधारण सी बातों या नियमों को समझने की भी क्षमता नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने कहा इसमें साधारण बातों की और नियम को सीखने की भी क्षमता उनके अंदर विकसित नहीं होती है।
वह सीख नहीं पाता है साधारण नियम और क्षमता। बताइए, इसकी आयु शैक्षिक लब्धि 70 से 90 के बीच में है, वह साधारण बातों को भी नहीं सीख पाता है, क्षमता ही नहीं होती है पिछड़े बालकों में सीखने की, इसलिए वह बालक सीख नहीं पाता। अगली विशेषताएं, वे सामाजिक एवं अपराध क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। देखिए कितने अच्छे बात, वे असामाजिक और अपराध क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, उनके अंदर सामाजिकता का गुण विकसित ही नहीं होता है और वह समाज की अपराधी वर्ग में सम्मिलित होने की क्रिया उसमें अधिक रहती है, वह उसमें भी लिप्त रहता है। जिस दिन शैक्षिक लब्धि की बातें पिछड़े बालकों पर लागू की गई, कैसे बालक होते हैं, तो ये चीज़ें इनमें विकसित होती है, देखने को मिलती है। कोई बात कहेगा असामाजिकता, असामाजिक कार्य, जैसे समाज पर उसका बुरा प्रभाव, बुरा देना हो समाज के लिए, और अपराध की भावना, उसमें कूट कूट के अपराध की भावना भरी होती है पिछले बालकों में। और अगला विशेषताएं, ये बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। स्पष्ट कहा कि ऐसे बालक वातावरण के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जैसे परिवार में शोरगुल हो रहा है, अगर शैक्षिक लब्धि जिसकी उच्च रहती है, वो बच्चों का थोड़ा शांत रहिए, इतनी शोर नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे पिछड़े बालक जो हैं उसी बच्चों के साथ शोरगुल में लिप्त हो जाते हैं, इसीलिए वह वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित, वह वातावरण को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। ये बालकों में ये भी एक विषय। और अपेक्षित महसूस करने पर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अपेक्षित महसूस करने पर उनके अंदर हीन भावना के वह शिकार हो जाते हैं, ग्रस्त, हीन भावना से वह ग्रस्त हो जाते हैं। कोई चीज़ उनकी उपेक्षा करता है, उनकी बातों का अपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तो उसके अंदर हीन भावना विकसित हो जाती है उसके प्रति। अगली बात, अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते। एक तो गलत कार्य भी करते हैं, अगर कोई उनकी आलोचना करे तो यह बालक अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते। आप उनकी बुराई करेंगे तो आपको अनाप शनाप बोलने की प्रवृत्ति उनमें विकसित हो जाती है। इसलिए वह अपनी आलोचना सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। वाहवाही करना, कि वाहवाही कोई करता तो कहते हैं बहुत अच्छा। इसलिए ये भी एक विशेषता उनके अंदर है कि आप अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अगले क्रम में ये अंतर्मुखी होते हैं, स्पष्ट कहा है, ये अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी, इसे जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो मित्र बनाने की जो उनके अंदर प्रक्रिया होती है वो बहुत सीमित होती है। इनकी अक्सर टोली जो मित्र बनते हैं वो मित्र बनाने की प्रक्रिया उनकी सीमित होती है। अधिक संख्याओं में मित्र बनाने की शैली उनमें विद्यमान नहीं है, और मित्र बनाने की जो श्रेणियाँ उनकी सीमित होती है। एक विशेषता और, इनकी तर्क एवं विवेक शक्ति निम्न स्तर की होती है। तर्क शक्ति और विवेक शक्ति, तर्क माने तर्क करने की क्षमता, और विवेक माने विवेकशील बनना। ये जो प्रक्रिया उनके अंदर होती है वह निम्न स्तर की होती है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो व्यक्ति तर्क द्वारा किसी कार्य को करने में सफल रहता है
उसकी विवेक शक्ति क्षमता भी बढ़ती है। सांवेगिक बुद्धि में तर्क को ही महत्व दिया गया है। अगर तर्क को महत्व दे करके ग्राहकों के जो अंदर भावना हो, अपने तर्क के द्वारा उसको, अपने विवेक के द्वारा उसको, विवेक शक्ति के द्वारा उसको व्यक्ति समझ जाता है और वह दूसरे की भावनाओं को सीख लेता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। यही चीज़ पिछड़े बालकों में नहीं है, क्योंकि सामान्य बालकों से तुलना की गई तर्क और विवेक करने की शक्ति विकसित नहीं। अगला, समाज तथा स्वयं के प्रति स्पष्ट कहा कि समाज तथा स्वयं के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाते। वे समाज के प्रति और स्वयं अपने प्रति वह यथार्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, यथार्थवाद को नहीं मानते हैं। ऐसे बालक यथार्थवादी ही नहीं होते हैं और अपने आप में भी यथार्थ को महत्व नहीं देते। अगला, वे शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते। एक विशेषता है भी, कोई चीज कहा गया कि निर्णय लीजिए तो अपने आप को निर्णय नहीं ले पाते हैं। कहने का तात्पर्य कि दूसरे पर छोड़ देते हैं। हमारे सामने अगर कोई समस्या रखी जाती है, सामान्य बालकों के सामने कोई समस्या रखी जाती है, तो बालक को उस पर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। जैसे देखिए, पिछली वीडियो में मैंने प्रतिभाशाली बालक बताया। प्रतिभाशाली बालक वो अपने आप को स्वयं निर्णय लेते हैं, लेकिन पिछड़े बालक जो होते हैं वो स्वयं निर्णय लेने योग्य नहीं होते हैं और कहते भी हैं कि शीघ्र निर्णय लेने में वो घबराते हैं। ऐसे बालकों की एक श्रेणियाँ जो होती है वह पिछड़े बालकों की श्रेणी में होती है, उसकी ये विशेषता है। और दूरदर्शिता की कमी होती है, इसमें दूरदर्शिता की कमी होती है। मतलब ये दूर तक उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, दूरदर्शिता के बारे में वह नहीं सोचते हैं, वह तत्काल सोचते हैं और दूर की बातों के बारे में नहीं सोचते। इनमें ये विशेषता, इनमें असंतोष की भावना शीघ्र ही प्रबल हो जाती है। ऐसे बालकों में असंतोष मतलब मुझे ये कार्य नहीं कर पाएंगे, करने से पहले उनके अंदर ये असंतोष की भावना इसमें प्रबल होती है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए इस कार्य को मुझको मत दीजिए। तो जो व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले उसके अंदर असंतोष पैदा हो जाए, तो क्या वह बालक उस कार्य को कर सकता है? नहीं। तो पिछड़े बालकों में यही चीज की विशेषताएं होती हैं कि असंतोष की भावना उसमें तीव्र ही प्रबल हो जाती है। अगला, अब लगभग हम लोगों का विशेषताएं समाप्त की कगार पर चल रही हैं। जैसे शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करने की क्षमता निम्न स्तर की होती है। कितनी अच्छी बात है। उसकी अंतर्गत किसी कार्य को शुद्धता से करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और वह किसी कार्य को शुद्ध रूप से कर भी नहीं पाता है। कि जो बालक आज्ञाकारी हो वह कैसे उस चीज को शुद्धता से कर पाएगा। जिसके अंदर शीघ्रता से कार्य करने की क्षमता न हो, वह बालक कैसे किसी कार्य को शुद्धता से कर पाएगा। सामान्य बालकों की अपेक्षा इनकी शैक्षिक रीति बहुत ही निम्न स्तर की होती है। किसी कार्य दीजिए करने के लिए तो अशुद्ध ही करेगा, वह उसमें शुद्धता से कार्य करने की क्षमता नहीं होती और शीघ्रता से भी वह कार्य को नहीं कर पाता। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछड़े बालकों में ये चीजें विकसित हुई ही नहीं है कि शीघ्रता से और शुद्धता से वह कार्य कर सके। ये भी एक विशेषता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता उसकी निराशावादी। ऐसे बालक निराशावादी होते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उनके अंदर निराशा भर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
जब किसी कार्य को करने से पहले हमारे में निराशा भर जाए तो मैंने उस कार्य को कैसे कर पाऊंगा। तो किसी भी कार्य को करने से पहले आपके अंदर निराशावान आप बन जाइए तो वह कार्य होना बहुत मुश्किल होता है। भाई आशावादी क्यों न बन रहे, आशावादी बनिए, अपने अंदर निराशावादी क्यों पुन रहे हैं। निराशावादी पालना, निराश होना, यही पिछड़े बालकों की एक उत्तम पहचान है, निराशावादी। और यही चीजें सामान्य बालकों में विकसित नहीं है। और सामान्य बालक जो हैं उनके अंदर निराशा का भाव विकसित है ही नहीं। और ऐसे बालक समाज के लिए और अपने लिए भी घातक सिद्ध होते हैं, पिछले बालक। और लास्ट विशेषताएं उनकी है, अध्यापक के स्नेह एवं सहानुभूति की लालसा रखते हैं। अध्यापक से वह हमेशा स्नेह चाहता है। जब पिछड़ा बालक है, किसी योग्य नहीं है, तो अध्यापक भी सोचता है कि इसको मैं योग्य बनाऊं। जैसे देखिए कम बालक कम जानते हैं, उसको बहुत अच्छा है बेटा ऐसे कर दो, तो बालक भले वह गलत है, निराशावाद है, तो लेकिन वह सोचता है कि मुझे स्नेह मिले, मैं सर बताए कि सर ऐसे एक काम करो बेटा। अगर उस बालक को मैंने डांट दे रहा हूँ तो बालक हमारे प्रति स्नेह विकसित होगा। तो बालक को डांटिए, लेकिन वह उसको स्नेह से उसको कार्य कराए। और वह सोचता है कि भले मैं पिछड़ा बालक हूँ, मुझे स्नेह मिले, अध्यापक की तरफ से स्नेह मिले। और क्या मिले, सहानुभूति की लालसा रखते हैं। इसलिए स्नेह और सहानुभूति पाने में वह लालसा रखते हैं ऐसे बालक। तो शिक्षक भी, और शिक्षक का ये परम दायित्व है कि ऐसे बालकों को डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में कई तरह के बालक होते हैं। बच्चों को जो डांटते हैं उसके अंदर वह चीज़ें विकसित नहीं हो पाती उतना, जितना आप उसको समझा के वो कार्य विकसित करिए। इसलिए एक अच्छे शिक्षक के लिए उसके अंदर जो डांटने की प्रवृत्ति है छात्रों को, ये विकसित नहीं होनी चाहिए। कि पिछड़ा बालक की जो विशेषताएं हैं वह उससे स्पष्ट हो रहा है कि जब बालक कुछ नहीं जान रहा है, इसके बाद भी वह सोचता है कि मुझे शिक्षक स्नेह दे और क्या दे, सहानुभूति दे। तो ये आज आपका पिछड़े बालक क्या है, पिछड़े बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया हूं। और उसी क्रम में मैं अगले दिन दूसरी टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। अभी इसी में थोड़ा बचा है कि वास्तव में पिछड़े बालकन के क्या कारण हो सकते हैं, इसको मैं अगले दिन वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। और उस क्रिया के दौरान मैं आपको एक एक पॉइंट पिछड़े बालकों के कारणों को बताएंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि पिछड़े बालक ऐसे हो सकते हैं। आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आपकी जो अंदर चीजें विकसित होती हैं वह किसकी देन है। बच्चे अपने आप को आपसे स्नेह पाने की योग्यता रखते हों और शिक्षक स्नेह न दे तो बालक सीख ही नहीं पाएगा। उतना समान बालक भी स्नेह रखते हैं, स्नेह चाहते हैं, और जितना सहानुभूति चाहते हैं उतना पिछड़ा बालक भी आपसे
स्नेह और सहानुभूति पाने में लालसा रखता हो, कहता है मुझे भी स्नेह और लालसा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय।